Assalamu alaikum to all of you. आज का टॉपिक, as you all aware, that we are going to discuss about the properties of cardiac muscles. We have already discussed about the peculiarities of cardiac muscles. So today we are discussing about the properties of cardiac muscles. Every muscles have its own properties. Okay, so cardiac muscles have also its own properties. Although there are some properties which are common to all muscles. So first, आगे कहाँ से बढ़े? इससे वैसे. So in today's lecture we will discuss about the properties of cardiac muscles. So what are the properties of cardiac muscles? As the slide reflects, the properties of cardiac muscles consist of mainly four things. Okay. What are those? These are excitability, autorhythmicity, conductivity and permeability. इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि एक्साइटेबिलिटी का क्या मतलब है, ऑटोरिथमिसिटी का क्या मतलब है, एंड अगेन कंडक्टिविटी का क्या मतलब है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी का क्या मतलब है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक चीज समझते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था पहले भी. क्या है बेसिकली कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एट रेस्ट, यानी जब सेल कोई काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है, कोई मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं कर रहा है या कोई पर्टिकुलर जो है फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस वक्त जो बेसिकली एक सेल का, जैसे नॉर्मल सेल अपना काम करता है लेकिन कोई स्पेसिफिक काम नहीं कर रहा है, यानी कोई किसी तरह वो डेविएटेड नहीं है, उस कंडीशन में, ठीक है, जो सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं. ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो किसी भी सेल्स का जो इनसाइड है वो हमेशा नेगेटिव होता है. ठीक है, सो इट इज नेगेटिव इनसाइड विद रेस्पेक्ट टू द आउटसाइड. ठीक है, अब क्या कहा कि वैल्यूज ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन, आरएमपी मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वेरीज इन वेरियस एक्साइटेबल टिश्यूज. हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्साइटेबल टिश्यूज हैं. ठीक है, पर्टिकुलरली दो, अगर हम टिश्यू की बात करें तो दो टिश्यू ऐसे हैं जो एक्साइटेबल हैं. एक होता है नर्वस, दूसरा होता है मसल्स. क्योंकि हमारे पास मसल्स के भी कई वेराइटीज हैं, इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया, वेरियस एक्साइटेबल टिश्यूज. ठीक है, नर्व फाइबर में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -90 मिलीवोल्ट, जबकि स्केलेटल मसल्स में ये कितना होता है, -90 मिलीवोल्ट. ठीक है, कार्डियक मसल्स के केस में जो है ये -85 मिलीवोल्ट होता है, जबकि एसए नोड जो कि कहाँ पाया जाता है, कार्डियक में, मतलब यानी हार्ट में ही पाया जाता है, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है. ठीक है, जो बेसिकली मसल सेल्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, वहां पे जो है यानी उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -55 मिलीवोल्ट. ठीक है, नर्व सेल के बॉडी में जो है, अगर नर्व सेल के दो पार्ट होते हैं ना, एक फाइबर पार्ट जिसको हम लोग एक्सोन कह रहे थे, दूसरा बॉडी पार्ट है ना, तो इन नर्व सेल बॉडी ये कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट, और स्मूथ मसल्स में ये वेरी करता है -55 मिलीवोल्ट टू -60 मिलीवोल्ट. सो दिस इज सम बेसिक आइडिया रिगार्डिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. नाउ एक्साइटेबिलिटी, या इसी को कभी कभी लोग इरिटेबिलिटी भी बोलते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द कार्डियक सेल टू जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल एट इट्स मेम्ब्रेन इन रेस्पॉन्स टू डीपोलराइजेशन. ठीक है, यानी एक्साइटेबिलिटी कोई भी, जैसे कोई रेस्टिंग कंडीशन में है, जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम बोल रहे हैं, अगर हमने उसमें स्टिमुलस डाल दिया, यानी उस पर कोई हमने एक स्टिमुलस डाला, तो उसकी वजह से क्या होगा,
एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और जिसकी वजह से वो सेल क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे? तो डिफिनेशन क्लियर है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द कार्डियक सेल टू जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होगा बेसिकली, ये मेम्ब्रेन में, क्योंकि चार्ज कहाँ पे है, मेम्ब्रेन में है ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसलिए मैंने कहा कि जो इनसाइड द सेल होता है वो नॉर्मली क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ऐसा इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उसमें निगेटिव चार्ज, मतलब कंपेरेटिवली हम लोग जब भी किसी चीज को बोलते हैं तो उसको कंपेयर करके बोलते हैं। ठीक है, और आउटसाइड या एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में जो मतलब जो है चार्ज होता है वो क्या होता है, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में इसको और क्या कर सकते हैं, यानी इसको हम कैसे और डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स टू रेस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन बाय जनरेटिंग एन एक्शन पोटेंशियल। इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, यानी एक्शन पोटेंशियल के लिए जरूरी है कि जितना स्टिमुलस हमें चाहिए एक्शन पोटेंशियल उतना मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने उसे कम दिया है तो फिर हो सकता है कि आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना हो, यानी आपका सेल एक्साइट ना करे। इसलिए ये अगर देखें तो इसमें और मतलब जो है क्लियरली इसको बता दिया गया कि एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द रिदमिसिटी। रिदमिसिटी अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, दो वर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो रिदमिसिटी। ऑटो मतलब सेल्फ और रिदम का माना होता है, यानी एक क्या कर सकते हैं आप, रिदम को आप रफ्तार कह सकते हैं या एक लेवल से जो है प्रोड्यूस करना कह सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे हार्ट मसल्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है या ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना इम्पल्स जो है खुद जनरेट करे। ठीक है, लेकिन ये जनरेट, अब जाहिर सी बात है अगर ये अपने जनरेट कर रही है तो इसका एक पर्टिकुलर रेट होना चाहिए कि उस रेट से जनरेट करे। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि अभी हम हैं तो अभी हम जो है चलो मेरी मर्जी किया तो हमने जो है 50 जो है 50 के रेट से हम जनरेट कर रहे हैं, बाद में हमने कहा था कि नहीं अभी हमको मन कर रहा है, तो ऐसा नहीं, बल्कि उसके अंदर एक टेंडेंसी है जो रेगुलर इम्पल्स को जो है जनरेट करे, यानी एक रेगुलर रेट के थ्रू जो है वो रेट को इम्पल्स को जनरेट करे। सो रिदमिसिटी को क्या बोलते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कार्डियक मसल टू प्रोड्यूस इट्स ओन इम्पल्स रेगुलरली। ठीक है, यानी या रेगुलर इंटरवल कर सकते हैं। रिदमिसिटी जो होता है ये मायोजेनिक ओरिजिन होता है। मायोजेनिक ओरिजिन का मतलब ये मसल से ओरिजिन होता है, ये नर्व इसमें यानी इसकी रिदमिसिटी में नर्व का कोई रोल नहीं है। ये जो इम्पल्स हमारे हार्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें नर्व का कोई रोल नहीं है, यानी ब्रेन का कोई रोल नहीं है या नर्वस सिस्टम का कोई रोल नहीं है, बल्कि ये प्योरली क्या किसका मतलब जो है डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, कार्डियक मसल्स पे। ठीक है, क्योंकि ऐसे नोड मैंने कहा कि जैसे ऐसे नोड है वो क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, कार्डियक मसल्स का या मायोकार्डियम का जिसको हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, द नोडल फाइबर्स एंड कंडक्टिंग सिस्टम्स आर सेल्फ एक्साइटेबल। जो नोडल फाइबर होते हैं यानी जो नोड्स होते हैं हमारे हार्ट में, जैसे ऐसे नोड है, एबी नोड है। ठीक है, तो ये जो नोड होते हैं या इसमें जो कंडक्टिंग सिस्टम है, तो मतलब जो है कंडक्टिंग सिस्टम के जैसे ऐसे नोड से जो है कंडक्ट करके कहाँ जा रहा है, एबी नोड में, फिर एबी नोड से कहाँ जा रहा है, बंडल ऑफ पीस में। ठीक है, तो ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है ये खुद क्या है, इसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि ये खुद एक्साइटेबल हो सकता है। ठीक है, यानी ये अपने आप को एक्साइटेबल स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है। अब इसका जो रेट है ये अलग अलग जगह अलग अलग है। जैसे ऐसे नोड का जो रेट है, ठीक है, यानी रिदमिसिटी जो है इसकी कितनी है, 70 to 80 पर मिनट। उसी तरह सपोज कीजिए कि आपका ऐसे नोड, इस नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेस मेकर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट ओवरऑल कंट्रोल्स द रेट ऑफ द हार्ट। ठीक है, या इसका इम्पल्स जो जनरेट कर रहा है वो पूरे के पूरे इम्पल्स जो है पूरे हार्ट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कौन, ऐसे नोड, इसीलिए हम लोग इसको पेस मेकर बोलते हैं। अगर इन केस मान लीजिए कि हमारा हार्ट जो है, मतलब हार्ट में ऐसे नोड किसी वजह से खराब हो गया और वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं है, कुदरत ने ऐसा मैकेनिज्म रखा है कि वो जो है क्या करता है, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के तौर पर, यानी एबी नोड अपना भी इम्पल्स जनरेट कर सकती है। क्योंकि हमने अभी जस्ट आपको ऊपर वाली लाइन में देख रहे हैं आप कि नोडल फाइबर में ये टेंडेंसी होती है या कंडक्टिंग सिस्टम में टेंडेंसी होती है कि वो सेल्फ एक्साइटेबल है ना। तो इसका मतलब अगर ऐसे नोड
अगर फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो उसको कौन, इसके जगह कौन ले लेगा, ए बी नोड ले लेगा। और ए बी नोड किस रेट से मतलब जो है प्रोड्यूस कर रहा है रिदम, क्या रिदमिसिटी, ये 40 to 60 पर मिनट, ठीक है। यानी इतना इम्पल्स या इतना बीट जो है हमारा हार्ट इसकी बेसिस पे कर सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए, इसीलिए हम लोग ए बी नोड को एक और नाम से भी जानते हैं, इसको जैसे इसको पेस मेकर बोलते हैं, ऐसे नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। तो ए बी नोड को हम लोग पेस सेटर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेट करता है, ठीक है। अगर इनकेस ये जो है मान लीजिए कि ये डिसफंक्शन हो गया, तो इसके बाद हमारे पास क्या है कि ए बी नोड उसको अपने हिसाब से उसको सेट करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि ए बी नोड में भी कुछ खराबी आ गई तो क्या करेगा, एट्रियल जो फाइबर्स हैं हमारे पास, यानी एट्रियल फाइबर का मतलब जो एट्रियल के मसल्स हैं उसके अंदर भी ये टेंडेंसी होती है कि वो क्या करे, वो इम्पल्स को जनरेट करने की टेंडेंसी उसमें पाई जाती है। ये जो इसमें रेट होती है, ये कितना होता है, ये भी अप्रोक्सीमेटली 40 to 60, यानी एट्रिया और ए बी नोड का जो रेट है रिदमिसिटी का पैदा करने का या इम्पल्स जनरेट करने का, वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है। चूंकि फिर जो है एट्रियल फाइबर से क्या होता है कि वेंट्रिकल में आता है, तो वेंट्रिकुलर फाइबर भी अपना क्या करते हैं, वेंट्रिकल भी जो है अपना इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, बट इसका जो रेट होता है वो क्या होता है, बहुत से कम होता है। तो कितना होता है, 20 to 40 पर मिनट। जबकि परकिंजी फाइबर्स बेसिकली क्या है कि जो बंडल ऑफ हिस है, बंडल ऑफ हिस बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच। फिर राइट और लेफ्ट ब्रांच जो है ये क्या करता है, पूरे जो है वेंट्रिकल को जो है ये छोटे छोटे जो है फाइबर्स के जरिए सप्लाई करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परकिंजी फाइबर्स। तो इस फाइबर्स के अंदर भी ये टेंडेंसी होती है कि ये क्या करे, अपने इम्पल्स को जनरेट करे, ठीक है। तो यानी और ये किस रेट से जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा 35 to 40 पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। तो रिदमिसिटी समझ में आया, रिदमिसिटी का क्या मतलब हुआ। चलिए नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि जो इम्पल्स प्रोड्यूस हुआ था हमारे हार्ट में, उसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्पल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। या उसी को हम लोग और क्या बोलते हैं कि द एबिलिटी टू कंडक्ट द एक्साइटेशन थ्रू द कार्डियक टिश्यू, ठीक है। यानी कार्डियक टिश्यू के जरिए जो है क्या करता है, जो एक्साइटेशन की वजह से क्या हुआ था, एक्शन पोटेंशियल, यानी उस एक्शन पोटेंशियल को क्या करेगा, टिश्यू में या मतलब जो है सेल्स में जो है क्या करेगा, उसको प्रोपेगेट करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिविटी बोल रहे हैं, ठीक है। अब कंडक्टिंग सिस्टम अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एसए नोड। हमारा जो बेसिकली इम्पल्स जनरेट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, एसए नोड में हो रहा है ना। फिर एसए नोड से क्या होता है कि ये इम्पल्स कहाँ आता है, एवी नोड में आता है, ठीक है। अब ये किसके थ्रू आता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 है ना, ये इधर से 3 इंटरनोडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। यानी इसको क्या बोलते हैं, 2 नोड के बीच में है और 2 अलग अलग नोड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंटरनोडल फाइबर्स, ठीक है। तो ये इंटरनोडल यानी 3 इंटरनोडल फाइबर्स के जरिए ऐसे नोड से कहाँ पे आता है इम्पल्स, एबी नोड में आता है, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में आता है। इसमें यहाँ पे दिखाया जैसे कि साइन मतलब जो है साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड से जो है क्या करेगा इम्पल्स, एट्रियल सिंसिटियम मैंने बताया था कि सारे सेल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो जाहिर सी बात है जो इम्पल्स एक सेल्स में ये हुआ वो क्या होगा, ऑलरेडी ट्रांसमिट होगा दूसरे में, है ना। यानी और किसके थ्रू होगा, जंक्शनल फाइबर्स के थ्रू होगा, और ये फिर कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपको एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड में जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे, ये एक प्रोसेस तो दिखाया कि एट्रियल ने, इसके अलावा ये क्या करेगा, ये खुद जो है इसका इम्पल्स जो है खुद एट्रियल के मसल्स में भी जाएगा, ठीक है। यानी अपनी मसल्स को भी क्या करेगा, सप्लाई करेगा, ठीक है। फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व से कहाँ जाएगा, एवी बंडल में, और एवी बंडल से बंडल ब्रांच, ये दिख रहा है एवी बंडल है, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास मैंने बताया था कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं, जो कि बेसिकली क्या करता है, एक फाइब्रस बैंड होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो इम्पल्स यहाँ पे जनरेट होता है, कहाँ पे,
ऐसे नोड में जनरेट हुआ था, उसने क्या किया था कि वो थ्रू इंटरनोडल पाथवे कहाँ देता है, एबी नोड में। इसके अलावा ये मसल्स जो है एट्रिया के मसल्स में, उसमें भी क्या होता है बेसिकली ये सप्लाई देता है, या उसको भी क्या करता है कि उसके फाइबर्स को यानी वो इम्पल्स ट्रांसमिट करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये इम्पल्स जाने की वजह से अल्टीमेटली हमारा इन सब का गोल क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग इस सब की वजह से क्या होगा, यानी सेल एक्साइट हुआ, सेल एक्साइट होने की वजह से क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने से हमारा क्या हुआ कि रिदम रिदम एक तैयार हुआ, यानी एक रिदम के हिसाब से मतलब एक इम्पल्स जनरेट हुआ। अब ये इम्पल्स जो जनरेट हुआ वो इम्पल्स क्या कर रहा है, अल्टीमेटली वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और वो ट्रांसपोर्ट होकर अल्टीमेटली उसका रिजल्ट यानी गोल क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है। मेन जो इसका काम है वो कॉन्ट्रैक्ट कराना है, इसीलिए ये सारा खेल हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब एट्रिया में चूंकि हमारे पास क्या है कि एट्रिया में मतलब जो है इम्पल्स ट्रांसमिट हुआ। तो अब हमने कहा था कि चूंकि एक सेल्स कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी एक सेल्स जो है दूसरे सेल से कनेक्टेड होता है। तो एक भी मतलब जाकर इम्पल्स जो है यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ अगर एक सेल्स में, तो वो ऑलरेडी ट्रांसमिट हो जाएगा कहाँ, दूसरे सेल्स में, और दूसरे से तीसरे और तीसरे से, मतलब इस तरह से। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यानी एक सेल को भी अगर आप एक्साइट करेंगे तो अल्टीमेटली आप पूरे एट्रियम को एक्साइट करेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या वेंट्रिकल में, तो क्योंकि एट्रिया में जो इम्पल्स जनरेट हुआ था वो इम्पल्स वेंट्रिकल में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि मैंने बताया था कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होता है जो कि एक फाइब्रस बैंड है और एक इंसुलेटिंग का काम करता है। यानी वो वहां से इम्पल्स का मतलब यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं वो बेसिकली क्या है, यानी इलेक्ट्रिक करंट आप समझ लीजिए। एक्शन पोटेंशियल जो हम बोल रहे हैं दरअसल वो एक्शन पोटेंशियल क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट है ना। इलेक्ट्रिक करंट के बाद ही मैकेनिकल फंक्शन होना है, सर ये बात ऑलरेडी बताई गई थी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि यानी एक सेल जो एट्रिया का हमारा स्टिमुलेट हुआ और उसकी वजह से पूरा का पूरा एट्रिया स्टिमुलेट हुआ, बट वेंट्रिकल स्टिमुलेट नहीं हुआ, क्योंकि वेंट्रिकल क्या हुआ, एट्रिया से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके बीच में एक इंसुलेटिंग का काम कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि वेंट्रिकल में फिर इम्पल्स कैसे आ रहा है। तो वेंट्रिकल में इम्पल्स जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ऐसे नोड के थ्रू जो है वो कहाँ आ रहा था, एबी नोड में, किसके जरिए, इंटरनोडल पाथवे के जरिए आ रहा था। अब ये एबी नोड जो है ये यहाँ से यानी एबी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ये नोड जो है यहाँ से क्या करता है, एक एबी बंडल होता है जो बेसिकली क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, एट्रिया और वेंट्रिकल को। यानी ये एबी नो बंडल के जरिए जो है इम्पल्स कहाँ आ रहा है, एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है। या आप कह सकते हैं कि ऐसे नोड जिसने वो क्या किया था, इम्पल्स जनरेट किया था, जो मास्टर था इसका इम्पल्स जनरेशन का, तो वो इम्पल्स जो है एट्रिया से वेंट्रिकल में किसके जरिए आया, एबी बंडल के जरिए आया, ठीक है। अब ये एबी बंडल क्या होता है कि ये एबी बंडल फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है, इसको राइट और लेफ्ट में, यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट बंडल ब्रांच, और दूसरे को क्या बोलेंगे, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। तो दो इसमें ब्रांच में डिवाइड हो गया। अब ये फिर जो है राइट और लेफ्ट जो है ये क्या करते हैं, ये फिर पूरे हार्ट में जो है छोटे छोटे ब्रांच देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परकंजी फाइबर्स। और अल्टीमेटली ये क्या करता है, फिर जाहिर सी बात है परकंजी फाइबर्स के जरिए जो है किसको, पर्टिकुलर एक सेल्स को चला गया या डिफरेंट सेल्स को चला गया। और मैंने कहा कि जब एक सेल्स को चला गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी वजह से सारे सेल्स क्या होंगे, सारे सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे या एक्साइट हो जाएंगे, है ना। तो ये बात समझ में आया, कार्डियक सिस्टम या कंडक्टिंग सिस्टम समझ में आया। कंडक्टिंग सिस्टम हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे नोड से। इनकेस अगर इस नोड ने काम करना बंद कर दिया तब हमारे पास ऑप्शन है कि वो एबी नोड में आएगा। अगर एबी नोड ने भी काम करना बंद कर दिया तो फिर क्या करेगा, एट्रिया, जाहिर सी बात है एट्रिया मसल्स के पास अपनी कैपेबिलिटी है, तो एट्रिया अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से स्टिमुलेट करेगा या इम्पल्स जनरेट करेगा, और वेंट्रिकल अपने हिसाब से जनरेट करेगा। और उसमें क्या होगा कि जाहिर सी बात है ऐसे में फिर प्रॉब्लम आएगा, यानी पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी, क्योंकि एट्रिया का रेट अलग है, वेंट्रिकल का रेट अलग है। तो हम चूंकि अभी पैथोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मल चीजें पढ़ रहे हैं कि नॉर्मली कैसे कैसे हो रहा है, हम लोग उसको जान रहे हैं। तो क्या हमने सीखा, हमने अभी तक हमने ये सीखा कि ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट किया, वहां से इम्पल्स जो है एट्रिया के मसल्स में, एट्रिया के फाइबर्स में भी चला गया, और इसके अलावा तीन इंटरनोडल पाथवे के जरिए वो कहाँ आ रहा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में आ रहा था। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से वो कहाँ आ रहा था, वेंट्रिकल में, किसके जरिए,
इसके जरिए एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल के जरिए। फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, राइट और लेफ्ट। बंडल ऑफ हिस कह लीजिए, मतलब ये भी बंडल जिसको बोल रहे हैं वो बंडल ऑफ हिस कह लीजिए, ठीक है। और हिस बेसिकली जो है बंडल ऑफ हिस इसलिए कहते हैं क्योंकि हिस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसको बेसिकली डिस्कवर किया था, उसी से ये नाम पड़ा है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट एंड लेफ्ट में। तो राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, फिर ये दोनों जो है क्या करते हैं, अल्टीमेटली जो है छोटे छोटे जो है क्या करते हैं, फाइबर्स देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परकंजी फाइबर्स बोलते हैं। और ये परकंजी फाइबर्स जो है बेसिकली यानी वेंट्रिकल के सेल्स को या वेंट्रिकल के मसल्स को क्या करते हैं, इम्पल्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, है ना। ये बात समझ में आया। चलिए अब आता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी इन सब मैंने कहा कि इन सब का अल्टीमेटली गोल क्या था कि अल्टीमेटली क्योंकि हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है ना। हार्ट का मेन फंक्शन मैंने शुरू में बताया था, हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, पंप करना है। तो पंप कैसे करेगा, जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा तभी तो पंप होगा, तभी तो ब्लड जो है आइदर वो रिसीव कर रहा है या उसको क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, ठीक है, यानी ब्लड को पुश कर रहा है। तो वो पॉसिबल तभी है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे या रिलैक्स करे। तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये दोनों जो है अल्टीमेटली तो गोल है। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग इसी वजह से कर रहे थे। तो अल्टीमेटली अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, यानी हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एबिलिटी ऑफ द टिश्यू टू शॉर्टन इन लेंथ, कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर रिसीविंग स्टिमुलस। शुरू में याद कीजिए कि हमने क्या किया था, स्टिमुलस दिया था, स्टिमुलस की वजह से ये एक्साइटेशन हुई थी, है ना। रेस्टिंग कंडीशन में था, हमने एक स्टिमुलस दिया कि कैसा स्टिमुलस, एडिक्वेट स्टिमुलस विथ मतलब एडिक्वेट ड्यूरेशन, है ना, वो दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, एक्साइटेबल हुआ था, एक्साइटेबल की वजह से क्या हुआ था, रिदमिसिटी हुई थी, है ना। ये चीजें हैं। लेकिन अब चूंकि ये सारा प्रोसेस है कि इस तरह से नॉर्मल होता है, अब ये हमारे हार्ट के अंदर ऑलरेडी जो है एक एबिलिटी है कि वो एक्साइट होने की और रिदमिसिटी की, यानी ऑटो रिदमिसिटी की, और उसकी वजह से क्या होगा, तो वहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगा, और इम्पल्स जनरेट होने की वजह से क्या है कि हमारे हार्ट के अंदर एक टेंडेंसी और क्या है कि वो कंडक्ट करता है, यानी इम्पल्स को कंडक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है कंडक्ट हो रहा है, और उसकी वजह से अल्टीमेटली हमें रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन जो बेसिकली होता है, अगर आप देखेंगे तो हम इसको डिटेल में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये दरअसल ये पार्ट जो है जब मसल का आपको फिजियोलॉजी पढ़ाया गया होगा तो वहाँ पे बताया गया होगा कि मतलब वो कैसे होता है। लेकिन थोड़ा सा एक बेसिक खाली आइडिया आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में हमें मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होता है। तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारा कैल्शियम होता है, ये थ्रू चैनल्स जो है क्या होते हैं हमारे, कहाँ आते हैं, सेल्स में आएंगे। कौन से सेल में, अब यहाँ अगर बात करेंगे तो दिमाग में आना चाहिए कि हम अगर बात करें तो कौन से सेल्स की बात करें, मायोसाइट की बात करें, कौन से मायोसाइट की बात करें, कार्डिक मतलब जो है ना कार्डिक मायोसाइट की बात कर रहे हैं, हार्ट के सेल्स की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब लोग हार्ट के सेल्स की बात कर रहे हैं ना। तो क्या करता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर से फ्लूइड से क्या करता है, कैल्शियम को थ्रू डिफरेंट चैनल्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ एक नाम दिया गया हुआ कि रेनोडाइन रिसेप्टर चैनल, ठीक है। तो ये बहरहाल आपको उतना अगर नहीं याद रहता है या नहीं याद करवा रहे तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको करें, आप सिंपली कर दें कि थ्रू ए चैनल कहाँ आता है, सेल्स में आता है। और फिर सेल्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे हर सेल्स के अंदर आपको मैं बताया था कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, जब मसल्स के सेल पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बजाय हम लोग क्या नाम बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, है ना। तो ये फिर कहाँ आता है, सार्कोरेटिकुलम में आता है, और सार्कोरेटिकुलम में बेसिकली कैल्शियम क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है कि ये कैल्शियम यहाँ से रिलीज होता है, और क्योंकि बहुत सारा कैल्शियम आ गया तो फिर वहाँ से क्या होगा, कैल्शियम रिलीज होगा, और वो रिलीज होकर के क्या आता है कि जो हमारे मसल्स हैं, मसल्स में बेसिकली जो कॉन्ट्रेक्शन होता है उसमें आपने पढ़ा होगा एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। फिर एक्टिन फिलामेंट में भी आपने पढ़ा होगा कि मतलब जो है उसमें 3 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी एंड ट्रोपोनिन टी, ठीक है। तो उसमें ट्रोपोनिन जो सी होता है, ठीक है, जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है वो आकर के क्या करती है, उससे आकर के बाइंड करती है ना। तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो
ये कॉन्ट्रेक्शन इस तरह से होता है। अब मान लीजिए कि मसल्स को रिलैक्स करना है तो क्या करेगा, जाहिर सी बात है जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट था वहाँ से कैल्शियम रिलीज हो जाएगा। अब ये कैल्शियम क्या होगा, ये कैल्शियम आइदर जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा, जाके स्टोर हो जाएगा, या फिर दूसरा ये है कि ये थ्रू जो है सोडियम कैल्शियम चैनल के थ्रू क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश की है कंट्रैक्टिलिटी क्या है। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी जो है आपको कार्डियक मसल्स के जानने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको हार्ट में कम से कम ये चीज़ है कि अगर आप अभी कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली जो है वहाँ पे जो पंपिंग हो रहा है, या मतलब क्या बोलते हैं, सिस्टोल हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, क्यों हो रहा है ना, तो वो कंट्रैक्शन की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है वो सब हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी की अगर प्रॉपर्टीज अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी के अंदर में ही ऑल और नॉन लॉ आता है। ठीक है, इसको हम लोग कहीं अलग से भी पूछ लेते हैं और अक्सर वाइवा में पूछ भी लेते हैं कि ऑल और नॉन लॉ क्या है बेसिकली। तो इसमें क्या कहा कि व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड, जब भी एक स्टिमुलस अप्लाई किया जाए, वट एवर मे बी द स्ट्रेंथ, उसकी कुछ भी स्ट्रेंथ हो, ठीक है, द होल कार्डियक मसल गिव मैक्सिमम रिस्पॉन्स और इट डज नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स एट ऑल। क्या कहा कि हम अगर किसी भी मसल्स को अगर हम क्या एक कोई स्टिमुलस दे रहे हैं, सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे एक स्टिमुलस दिया, ठीक है, एक स्टिमुलस दिया, ये जो स्टिमुलस दिया इसका स्ट्रेंथ कुछ भी हो, इसका मतलब ये है कि अगर सेल रेस्पॉन्स करेगा तो मैक्सिमम रेस्पॉन्स करेगा, यानी टोटल करेगा, या फिर बिल्कुल नहीं करेगा। इसीलिए इसको ऑल और नन लो बोलते हैं, चाहे तो पूरा करेगा या फिर बिल्कुल नहीं करेगा। इसीलिए हमने आपको जब शुरू में आपको जब एक्साइटेशन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे एक वर्ड यूज, सेकंड डेफिनेशन में हमने आपको क्या बताया था, सेकंड डेफिनेशन में हमने आपको ये बताया था कि उसमें एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन, ये 2 वर्ड यूज किए थे। उसका मतलब ये था कि अगर हमने अगर एडिक्वेट स्ट्रेंथ नहीं दिया तो वो रेस्पॉन्स नहीं करेगा। हमारा अगर एक सेल रेस्पॉन्स मतलब एक्साइट नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है बाकी सेल एक्साइट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि हमने अभी आपको क्या बताया कि जो सेल्स होते हैं या कार्डियक मसल्स के जो मायोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक सेल अगर एक्साइट करेगा तो क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड होते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपना एक्शन पोटेंशियल दूसरे को ट्रांसमिट करता